केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हम लोगों ने लुईस थ्योरी पढ़ा, उसके बाद वीएसपीआर थ्योरी पढ़ा जिसमें कि हमने मॉलिक्यूल्स के शेप और ज्योमेट्री को समझा। लेकिन उसके बाद भी वीएसपीआर थ्योरी हर तरह के शेप्स को, हर तरह के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया सही से। इसके अलावा लुईस में भी बहुत सारी कमियां थी जो वीएसपीआर थ्योरी भी उसको ओवरकम नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आज इंट्रोड्यूस हुआ इन सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ वीबीटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ पर भी एक याद रखिएगा, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और इसको ओवरकम करने के लिए एक लास्ट थ्योरी आई जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थ्योरी है, जिसको बोलते हैं एमओटी थ्योरी। एमओटी नहीं, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो फिलहाल के लिए आज हम लोग वीबीटी भरते हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं तान्या केमिस्ट्री हार्ट से और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स की हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ने न पाए, इसलिए मैंने कुछ अलग तरीके से आज सोचा है पढ़ाने के लिए कि बहुत ज़्यादा रब ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े। ठीक है, तो मैं आपको समझाती जा रही हूँ, पेन से नोट करते जाना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी हमारी, ये सबसे पहले जो नज़र में आई, अब आई क्यों, इसलिए आई क्योंकि लुईस थ्योरी और वीएसपीआर थ्योरी में बहुत सारी कमियां निकली, उभर के आई, जिसको ओवरकम करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, दो केमिस्ट थे। एक का नाम था हेटलर एंड सेकेंड वन इज लॉन्डन। इन दोनों ने 1927 में एक थ्योरी बताई जिसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। अब इसके क्या पोस्टुलेट्स है वो तो अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअल में ये आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ऐसी क्या कमियां थी। अब इसकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो क्यों ये आई, किस लिमिटेशंस में, जो इनकी लिमिटेशंस थी लुईस की और वीएसपीआर थ्योरी की, वो क्या क्या थी जिसकी वजह से वीबीटी को आना पड़ा। तो पहला, लुईस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ऑब्वियस है, लुईस ने तो ज़्यादातर क्या कोवेलेंट बॉन्ड की बहुत सारे डायग्राम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे कि BCl2 में क्या था, वो एग्जिस्ट करता था बट अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड ऑक्टेट पूरा नहीं था ना बेरिलियम का, लेकिन तब भी एग्जिस्ट करता था। लुईस के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए था। PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन अगर लुईस को देखा जाए तो नहीं। तो ये सारी जो कमियां थी ये थी। पहला, तो लुईस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंड, लुईस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल हैव अ डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, मतलब उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अलग अलग टाइप की एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो वो और बॉन्ड लेंथ क्या होती है उसको भी डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि आप जब मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस है ना, उनकी बॉन्ड लेंथ को भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसको भी ये इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था लुईस। अब बात करते हैं, लुईस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, ये तो हम लोग जानते हैं जब हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी। फिर वीएसपीआर थ्योरी गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। मैंने बोला ना कि वीएसपीआर ने दिया था लेकिन हर एक एटम्स के लिए नहीं बता पाया था, कुछ मॉलिक्यूल्स की वो नहीं बता पाया था थियोरेटिकली बट कुड नॉट एक्सप्लेन देम। तो पहली चीज तो ये प्रैक्टिकली भी नहीं कोई चीज बता पाया था, बस उसने थियोरेटिकली बताया और एक सिंपल मॉलिक्यूल्स की थियोरेटिकली बताया था, बट उनको कैसे आए, ये कैसे बने, ये वो नहीं बता पाया था। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो चलिए अब देखते हैं पोस्टुलेट्स क्या होते हैं वीबीटी के। अब क्या है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल। वैलेंस ऑर्बिटल जो है उनकी ओवरलैपिंग होती है। जो भी आपको एटम गिवन है उसमें क्या है, उनका जो हाफ फील्ड है, मतलब पूरी तरह से फील्ड नहीं, अब हाफ फील्ड है तभी तो वो अपने आप को फुल्ली फील्ड करना चाहेगा। तो हाफ फील्ड क्या करता है, उनकी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो हाफ वैलेंस शेल के जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। पहला समझ में आ गया, उनकी वजह से क्या है, ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो पहला क्लियर। The electrons in the overlapping orbital get paired
एंड कन्फर्म्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन कर ले तो H2 जानते हो ना, हाइड्रोजन बनता है। अब इन दोनों की जो हाफ फील्ड, जो इनके आउटर वैलेंस ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी, इन दोनों ही ऑर्बिटल्स की क्या होती है, आपस में ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बहुत पहुंचते हैं। द डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हमने पढ़ा था ना कि जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो डायरेक्शनल होते हैं। तो होते किस वजह से है डायरेक्शनल, तो यहाँ पर क्या है, द डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज अलोंग विद द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेकिंग द बॉन्ड डायरेक्शनल। तो ये क्या होता है, जो ओवरलैपिंग होती है जिस तरफ होती है, जिस तरह उस होती है, वही उसके डायरेक्शन को शो करता है। तो इसी वजह से तो बॉन्ड क्या होता है, इस तरह से यही बनता है। ये नहीं है कि यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, नहीं, वो आपका आयनिक में होता है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन डिसाइड होती है, क्योंकि जहाँ पे ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड वहीं पे जनरेट होगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब फोर्थ पॉइंट है, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग। यानी कि जो आपके लोन पेयर्स हैं, मतलब जो अनपेयर्ड है, जो पेयरिंग नहीं, जो अनपेयर्ड है, या विद द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वैलेंस शेल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनको हम लोन पेयर कहते हैं, उनका किसी भी तरह से ओवरलैपिंग के प्रोसेस में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। यानी कि आपका कोई एटम है, उसमें एक्स्ट्रा बच गए, जैसे फ्लोरीन है मान लो, तो इसमें अब मान लो एक की पेयरिंग हुई है यहाँ पे, लेकिन अभी भी 6 बच गए ना, तो ये जो 6 बच गए हैं, इनका किसी भी तरह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता फॉर्मेशन ऑफ, वो लोन पेयर में वो अलग मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। या फिर जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं अमोनिया का। अमोनिया में क्या है, अब आपका कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ ओवरलैपिंग की वजह से बना, हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग हुई, यहाँ हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग हुई, लेकिन ये जो बच गया ना, इसका कोवेलेंट बॉन्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये बस खाली ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। क्लियर हो गया, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो यही बात है। और इसका 5th पॉइंट है, मैं इसको यहाँ पे यहीं तक आ रहा होगा स्क्रीन पे, इसको यार अप कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो, 5th है पॉइंट, थोड़ा सा जुकाम जैसा लग रहा है। अब 5th पॉइंट है, ग्रेटर इज द existence of overlapping। जितना ज्यादा एग्जिस्टेंस, यानी कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ ओवरलैपिंग, मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज फॉर्म, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, फॉर्म। क्लियर हो गया, समझ में आ गई, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक ऑर्बिटल लेते हैं, p ऑर्बिटल है, यहाँ भी p ऑर्बिटल है, और ये s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये जो बनेगा मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने अमोनिया का भी एग्जाम्पल ले लिया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग क्या कहते हैं, SS ओवरलैपिंग पढ़ते हैं, फिर क्या है हम लोग PP ओवरलैपिंग पढ़ते हैं। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं रब करने जा रही हूँ। इसमें हम लोग को देखना है S और P ऑर्बिटल को लेके एक्सप्लेनेशन ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक, अब इसमें क्या है, आप ऐसा ऑर्बिटल जानते हो, ऐसा होता है एक ऐसा ऑर्बिटल, दोनों S S जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से बनाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, SS ओवरलैपिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, SS ओवरलैपिंग। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे इस तरह से लेंगे p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब बनेगा तो ये किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से। और अगर एक S और एक P ले लिया हमने ऑर्बिटल, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से। तो ये क्या है, आपका PP ओवरलैपिंग है, ये क्या है, आपका SP ओवरलैपिंग है। तो इस तरह से भी हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो हम इन सब चीज़ों को क्लियरली समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं। यहीं पे बता दे रही हूँ, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। देखो, अब ओवरलैपिंग की वजह से 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं। तो एक बनता है, किधर मैं बताऊँ, इधर बता दूँ क्या,
किधर बताऊं, इसको रब कर दूं। तो ओवरलैपिंग की वजह से क्या है कि अब बॉन्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड की क्या खासियत है, इसमें क्या होता है, हेड ऑन लो ओवरलैपिंग होती है, यानी कि ये एक्सियल होता है, और ये क्या होता है तुम्हारा, लेटरल होता है, लेटरल, ठीक है ना। इसका मतलब है हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवर, अभी देखोगे सब अच्छे से, हेड ऑन ओवरलैपिंग है। अब यहाँ पे क्या है, साइड वेज पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, अभी देखोगे सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस सिग्मा के मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा और पाई का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, ठीक है ना। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी कि परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू होगा, और ये क्या अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है ना, अलोंग में। चलो अब देखें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, एक एक एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम तीन तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखेंगे, फिर पाई बॉन्ड का देखेंगे। देखो अब तुमको बता दे रहे हैं, सिग्मा जब एसएस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो भी आपका सिग्मा बनेगा, क्योंकि वो आपका क्या है, वो आपका एक्सियल है, मतलब क्या कहते हैं, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जब एसपी ऑर्बिटल होगा तो भी आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। इसके अलावा जब आपका पीपी ऑर्बिटल होगा तो भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसमें मैं एग्जांपल बताती जाऊंगी। और जब आपका फिर अगर 2 पी आ गए, 3 पी आ गए, इस तरह से होगा तो वो आपका जो है क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड होगा। तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती जा रही हूँ। पहला सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है, मुझे लगा माइक बंद हो गया क्या। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हम अलग अलग तरह से देखेंगे। तो पहला है एस एस ओवरलैप के थ्रू, एस एस ओवरलैप के थ्रू, ठीक। इसका हमने एग्जाम्पल ले लिया, हम लोग हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। और आप जानते हो कि हाइड्रोजन के जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s1 होता है, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन है तो इसको कैसे देखोगे, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये और ये हाइड्रोजन का है इसमें। तो जब इसकी ओवरलैपिंग होगी तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका है एस एस ओवरलैप, और इसकी वजह से आप जानते हो ना क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोई किसी भी तरह की दिक्कत है, और इसको समझोगे कैसे मैं बता दे रही हूँ। इसका आप जब ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। ये 1s ऑर्बिटल है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका यही है तो इस हिसाब से 2s है तो उनका ओवरलैपिंग हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग HF का लेते हैं। किसका लेते हैं, HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो हाइड्रोजन का आप जानते हो 1s होगा, ठीक है। फ्लोरीन का क्या होगा आपका 1s2 2s2 2p5, ठीक है, 5 6 7 8 9 2p5। अब इसका ऑर्बिटल बनाओ, इसका ऑर्बिटल कैसा बनेगा, इसका ऑर्बिटल यहाँ पे बना दूँ, इसका ऑर्बिटल बनेगा इस तरह से 1s। इसका आखिरी वाला लोगे ना तो यहाँ पे आखिरी वाला ये लोगे तो कैसा बनेगा, ये आखिरी के 2 तो ये बनेगा 2s, और ये आपका p में 3 होते हैं 2p, तो ये 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अब ये वाला तो भरा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका और इसका ओवरलैप कराएंगे, हो जाएगा ना। तो इसका S और इसका P आपस में मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। इसका S ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ठीक, और इसका क्या है आपका, ये P ऑर्बिटल, एक ही चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड इसका मतलब है एस एस ओवरलैप से और sp ओवरलैप से बनते हैं। यहाँ पे नो पाई बॉन्ड,
किसी भी तरह का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। ये समझ में आ गया? ये ऑर्बिटल लेते हैं ना पीछे वाले, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको इसलिए ऑलरेडी फिल्ड है, इसमें आप कुछ एनर्जी अलग से थोड़ी ना लगाओगे, ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। अभी अभी पीपी ऑर्बिटल भी है, बता देना, क्योंकि ये सब हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है अभी। अब पढ़ते हैं पीपी ओवरलैप। तीसरा पीपी ओवरलैप, और इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं F2। तो अभी आपने देखा 1s2 2s2 2p5 दो हैं, तो इसका मतलब है कि दो p ऑर्बिटल क्या हैं, इनके आपस में क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। मतलब मिक्सिंग नहीं करेंगे, अभी तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ही नहीं रहे। रुको, मैं बहुत गंदा बना रही मुझे लग रहा है, ठीक है ना? ये 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे इधर। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर इनके जो ऑर्बिटल्स हैं pp, यही दोनों खाली हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, p ऑर्बिटल्स क्या होंगे आपस में, यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अभी भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, ये देखो क्यों, क्योंकि इस तरह से हो रही है, ये देखो एक ही उसी एक्सिस पे है ना, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या है, पीपी ओवरलैप एक्सिस के अलोंग में है, यानी कि जो एक्सिस आ रही है उसी के अलोंग में ही ओवरलैप हो रहा है ना, ये इसी तरह से। और जब परपेंडिकुलर ओवरलैप होता है एक्सिस के, न्यूक्लियर एक्सिस के, देखो अभी समझा दे रहे, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल में होता है तो वो आपका सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है तो आपका पाई बॉन्ड बनता है। यानी कि ये बॉन्ड, ये जो पी ऑर्बिटल है, जब ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, ऐसे अभी बताएंगे, तो आपका ये पाई बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब पाई बॉन्ड में आएंगे। अब पाई बॉन्ड में क्या होगा, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख के समझते हैं, फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएंगे। इसकी भी लिमिटेशन पढ़ेंगे अभी, सॉरी इसकी लिमिटेशन बहुत पूछी भी जाती है, पता है। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है ना, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड का एग्जाम्पल हम लोग देखो O2 से ले सकते हैं, ठीक है। हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों का दोनों का दिखा देते हैं। O2, अब O2 आप जानते हो, O2 में क्या है, एक ऑक्सीजन 8 पे होता है, तो आपका क्या है 1s2 2s2 2p4 4 5 6 7 8, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, अब 4 पे क्या होगा, इसका 2p ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा वाला भी इसी तरह से बनेगा, मतलब इस तरह से मत बनाना, पहले ये भरते हैं, हुंड्स रूल जानते हो ना। चलो अब यहाँ पे क्या है, ये अब क्या है, तुम्हारे दो बच गए हैं, 2x 2px 2py 2px 2py, क्योंकि जानते हो ना p में x y z होता है और d में होता है, d में भी होता है zx और x y y z, और उसके बाद फिर z स्क्वायर x स्क्वायर होता है, याद है ना, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर z स्क्वायर और x स्क्वायर और y स्क्वायर वाला होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम लोग ये ऑर्बिटल अब अलॉन्ग द एक्सिस आएगी, ये इस तरह से होगी, ये वाला तुम मान लो 2py, ये मान लो 2px, इसी तरह से 2px 2py। तो अब यहाँ पे क्या है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है, ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या है, जब इनकी ओवरलैपिंग होगी बच्चे, तो ये ऐसे होगा। इधर दिखा दूँ कि इधर ही दिखा दूँ, चलो इधर दिखा देती हूँ, जगह ही जगह है, बॉर्डर अप करना ही पड़ेगा। ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से, यानी कि ये सिग्मा, इसकी वजह से सिग्मा बन रहा है। लेकिन जो ये है ना, जो पैरेलल वाला है, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से, इसकी वजह से ये सिग्मा ही बन रहा है, ये हेड ऑन बन रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये आपका अलोंग परपेंडिकुलर द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसकी वजह से पाई बॉन्ड बनेगा। और आप जानते हो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो यही रीज़न है, ठीक है ना, ये सिग्मा बना रहा है। तो यहाँ पे इसी वजह से O का जो है डबल बॉन्ड आता है।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप दिखा सकते हो इधर, ठीक है ना, क्लियर। अब ट्रिपल बॉन्ड में आए, समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि नहीं आ रहा होगा। इसको पढ़ लोगे ना तुम्हारी, समझ लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये चैप्टर और पीरियोडिसिटी जो है एलिमेंट्स के, वो ये दोनों चैप्टर पढ़ लोगे तो तुम्हारी समझ लो इनऑर्गेनिक, और एक वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर पढ़ लोगे तो तुम्हारा समझ लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी तरह से कमांड हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं किसकी, ट्रिपल बॉन्ड वाले की का। तो N2 का एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें क्या है, नाइट्रोजन 7 पे होता है तो 1s2, 2p2, फिर 2p3, ठीक है ना, सही है ना। 3 4 5 6 7 नाइट्रोजन 7 पे होता है तो इस तरह से होगा 1 2 3। अब यहाँ पे तो देखो भाई, यहाँ पे तुम्हें सब मिलेगा, 2px 2py, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना अनपेयर्ड जो होंगे 2pz उनका किया जाता है ना ओवरलैपिंग, जो अनफिल्ड होते हैं। तो अब ये इनकी कहानी जो है इस तरह से होगी, ये और ये, तो ये तुम्हारा 2px है, 2py है, 2pz है, ठीक। टू पी एक्स है, 2py है और ये 2pz है, ठीक। अब इनकी जब ओवरलैपिंग होगी आपस में तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखो, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है इस तरह से, ठीक। लेकिन अब क्या है, अब जो ओवरलैपिंग होंगी वो लेटरल हो रही होंगी, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे इसकी वजह से ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये पाई बॉन्ड बना रहे, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये। तो क्या होगा, ये एन ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और आपको अब ये विजुअलाइज हो रहा होगा, ये अब आपको दिख रहा होगा कि ये मैम होता कैसे। तो मैम ने आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से दूर कर दी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मैं बनाने जा रही हूँ जिसमें हम लोग सीधे सीधे नॉर्मल तरीके से डिस्कशन कर लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ अगर समझ में आया हो, बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा। मुझे भी उम्मीद मिलती है कि बच्चे मेरे देख रहे हैं और उन्हें पसंद आ रहा है, ठीक है ना। तो एक होता ना एक्साइटमेंट होता है, और वीडियो डालो और वीडियो डालो। तो इसको देखिए, बताइए मुझे डिफरेंस बिटवीन पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, और टोटल ये 9 डिफरेंसेस है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। और आप एक डिफरेंस डायग्राम के साथ भी बता सकते हो। तो टोटल 10 डिफरेंसेस है, आप उसको बता सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, बहुत दिमाग से और बहुत आराम से पूछिए, समझिएगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। सिग्मा बॉन्ड में हेड ओवरलैप होता है या फिर एंड टू एंड ओवरलैप होता है, बात क्लियर हो गई। इसमें पैरेलल ओवरलैप होता है, अभी हमने देखा भी था कि पैरेलल हो रहा था, ठीक है। फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट इन सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिमेट्री ही तो होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ही तो अलॉन्ग में ही होता है, तो सिमेट्री होती है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट, ऑब्वियस है ना, 2 इलेक्ट्रॉन पाई होता है ना, तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होते हैं, कैसे, अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड बिलो द, याद है ना, इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, ठीक है ना। याद है कि नहीं याद है, इस तरह से। तो अबव होता है और बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ इस तरह से होता है ना, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है भाई, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, और ये वीकर बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इसको ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि अगर सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना तो आपको 80 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी। वही अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो सिर्फ 65 किलो कैलोरी मोल ही देना पड़ता है, और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो 45 टू 49 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी देनी पड़ती है ट्रिपल बॉन्ड में। फिर मोर स्टेबल बॉन्ड होता है, यस, इसको तो आप जानते ही, अनस्टेबल या लेस स्टेबल बॉन्ड होता है, ये चाहता है कि हम सिंगल बॉन्ड में आ जाए, स्टेबल में आ जाए। कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, ये इंडिपेंडेंटली कहीं भी एग्जिस्ट हो सकता है, बट पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता तब तक पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। फिर 6th है हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड। याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिंगल बॉन्ड की वजह से, यानी कि सिग्मा बॉन्ड की वजह से ही बनता है। पाई बॉन्ड का कभी भी कोई भी रोल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता। फ्री रोटेशन, जब आप लोग पढ़ोगे 3D वो पढ़ोगे ना, रोटेशन आप लोग पढ़ते हो ना, रोटेशन वाला
चैप्टर है, ठीक है ना। जैसे साइक्लो वाला पढ़ते हो, ब्यूटेन का, इथीन का आप पढ़ते हो ना, 3D स्ट्रक्चर, न्यूमैन प्रोजेक्शन, है ना, ये सारा, तो सी हॉर्स, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम लोग सिग्मा बॉन्ड के बारे में ही पढ़ते हैं, यानी कि एल्केन्स के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें इथेन का और हम लोग ब्यूटेन का पढ़ते हैं ना। तो फ्री रोटेशन होता है, बट डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में कभी भी रोटेशन नहीं होता पॉसिबल, फ्री रोटेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, जो इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं मूवमेंट करने के लिए ना। समझना, डबल बॉन्ड है किसी मॉलिक्यूल में, अब इसको रिस्ट्रिक्शन होता है घूमने में, ठीक है ना। अब इसका 8वां और 9वां पॉइंट मैं बताने जा रही हूं, मैं यहां रब कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रही हूँ। 8th, जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है वो लोकलाइज्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? ऑलवेज लोकलाइज्ड। ये कैसे होते हैं? डीलोकलाइज्ड। यही नेचर तो बेंजीन में होता है, डीलोकलाइज्ड नेचर होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं। फिर 9th है, इसमें भी 9th है, और याद रखना इसमें भी 9th है कि आपका जो मॉलिक्यूल होता है, शेप की बात करें, शेप जो है, शेप किसी भी मॉलिक्यूल का डिटरमाइंड किससे होता है? डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड। इसमें डजंट, शेप को बताने के लिए सिग्मा बॉन्ड का कोई भी रोल नहीं होता। तो आपको क्लियर हो गया, आप समझा सकोगे ना। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो इसमें इथेन का और इसमें इथीन का, ठीक है ना। चलेंगे वीबीटी, हम लोग ने समझ लिया वीबीटी की लिमिटेशंस की, कि ऐसा क्या कारण था कि फिर हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया और फिर हमारा आखिरी में एमओटी आया। तो अब 2 लिमिटेशंस थी जो कि बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी। पहली चीज थी कि वीबीटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जस्टिफाई नहीं कर पाया था। कैसे? तो चलिए ये देखते हैं। वीबीटी doesn't justify the magnetic properties अब जैसे एक एग्जाम्पल लें, अगर मैं एक एग्जाम्पल लें तो ये ऐसा फाउंड किया गया, अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 इज डायमैग्नेटिक। बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। डायमैग्नेटिक इन नेचर, बट एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया कि जो हमारा O2 होता है उसका मैग्नेटिक नेचर जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। बट एक्सपेरिमेंटली it was found that O2 is paramagnetic in nature, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आपका एमसीक्यू में, आपसे O2 का नेचर निकालने को देंगे जब आप एमओटी पढ़ोगे तब, ठीक है। उसके बाद दूसरी इसकी जो थी, जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नहीं समझा पाया था। वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन ऑड मॉलिक्यूल, जिसमें कि ऑड मॉलिक्यूल होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग O2 माइनस की बात करें तो 17 इलेक्ट्रॉन है भाई इसको नहीं समझा पाया था, इसके बॉन्डिंग को नहीं समझा पाया था। नहीं 17 क्यों, 15 होंगे ना, 15 होंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और O2 नहीं, कुछ गड़बड़ बता रहे हैं, 8 8 16 17 होंगे, 17 सही तो कह रहे हैं, ठीक है ना, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। चलो अब देखते हैं 17 ऑड।
अब आगे हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और देखेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अलग अलग ऑर्बिटल्स बताए थे उनकी फिलिंग, वैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। सो आई होप आपको वीबीटी समझ में आया होगा। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की तरफ रुख करते हैं। ये उठता है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और ये कैसे, यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों एग्जिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी इसके। तो पहली चीज़ तो अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग करके उन्हें एक इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप में कन्वर्ट करना ही हमारा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसके दौरान बॉन्ड फॉर्म होता है एक इक्वल एनर्जी का। तो एक तरह से स्टेबलाइज करना, इक्वलाइज करने का काम ही हाइब्रिडाइजेशन का होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इट इज अ concept of mixing of क्या, mixing of atomic orbitals of different energies and form after in equivalent energy and shape। ठीक है ना। सो अब यहाँ पे क्या है, और इसी वजह से अब ये क्यों बनाते हैं, विच इज सुटेबल फॉर कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये काफ़ी कारगर साबित हुआ। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ। अब कैसे मिक्सिंग करेंगे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था तुम्हारा, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, इनकी दोनों की मिक्सिंग हुई तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से, सॉरी थोड़ा बड़ा दिखाओ ना। तो ये है मिक्सिंग। तो 2 हाइब्रिड हुआ ना, एनर्जी सेम हो गई दोनों की। ऑर्बिटल्स, ये अलग एनर्जी का था, ये एनर्जी का था, जब दोनों की मिक्सिंग हुई तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बन गए। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो ये ऐसा देखा गया, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप अमोनिया का एग्जाम्पल लोगे तो आपको कोई चीज़ समझ में आएगी क्या होती है। देखो, हम अगर एक मीथेन का एग्जाम्पल लें तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटिस करेंगे। हम लोग CH4 जानते हैं, CH4 में कार्बन 6 नंबर पे होता है, तो इसका करोगे अगर तुम तो क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p4। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स देखोगे तो ग्राउंड स्टेट पे अगर आप देख रहे हो तो ये 2s है। ठीक है, और ये आपका, या फिर 1s ले लिया, चलो 1s भी ले लिया, 2s ले लिया और 2p ले लिया। ठीक, अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है कंप्लीटली, इसके 1 2 3 और 1 4 है। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, 2 2 4, अच्छा 2p2 होगा। ठीक है, 1s2 2s2 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे ये एक वैकेंट है, इसकी एनर्जी ओवरकम करने के लिए इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इसको ऐसे रहने दो, 1s 2s और ये 2p, इसका भी फील्ड है, इसका भी हाफ फील्ड है। तो ये दोनों क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो इसका मतलब है, क्योंकि ये तो अलग है, ये 2s है ना सेम उसमें, तो एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक हाइड्रोजन इसका इधर आएगा। किसका, कार्बन में हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो इस वजह से अब यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे क्या है, एक 2s का मान लेंगे, ये एक 2s का है, एक 2p का है, ये भी 2p का है और ये भी 2p का हाइड्रोजन है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड बनेंगे। ठीक, ये बना
तो यहाँ पे कैसे बनेगा, देखो ये इधर से इसको ध्यान से देखोगे तो ये sp3 ऑर्बिटल बनेगा ना, क्यों, sp और कितने p, 3, तो sp3 ही तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, बताओ। और ये इक्विवेलेंट एनर्जी के हैं, ये सारे इक्विवेलेंट एनर्जी के हैं। और हाइड्रोजन का आप जानते हो ये 1s में होगा, हाइड्रोजन का जानते हो ना, हाइड्रोजन का 1s में। तो ये इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे जो है इक्वल एनर्जी के सारे आ जाएंगे। और हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली, sp3 निकली। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या किया गया कि समझ लो एक बीकर है तुम्हारा, और इस बीकर में क्या है, हमने 2s डाला, ठीक, और 2p डाला, 3 2p डाले, तो 1s और 2 मतलब 3p डाले, ठीक है ना, एक s डाला, तो ये क्या बना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे मिक्सिंग की इसकी, तो मिक्सिंग करने के बाद sp3 हमें मिला जिसकी एनर्जी इक्वल है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये हमारा जो है पाउलिंग थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हाइब्रिडाइजेशन को। उन्होंने क्या देखा और क्या पाया इसके बारे में ही बताने जा रही हूँ मैं। चलो, अब हाइब्रिडाइजेशन किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इंट्रोड्यूस किया, पाउलिंग ने, ठीक है ना, पाउलिंग ने इंट्रोड्यूस किया। अब इन्होंने क्या किया, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूल्स की शेप एंड ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई किया। यानी कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल की निकाल लोगे तो आप उसके शेप और ज्योमेट्री और उसके बॉन्ड एंगल्स को, बॉन्ड एंगल, क्योंकि भाई हाइब्रिडाइजेशन से तो बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा ना। तो इसमें अब ये क्यों, क्योंकि इसकी नीड क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी, ऐसा फाइंड किया गया क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा था NH3 के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल में थोड़े फॉल्ट देखे गए। ऐसे एक्सपेक्टेड था ये कि इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। लेकिन ऐसा फाउंड किया गया, एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया, ऑब्जर्व्ड किया गया कि बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, 107। क्लियर। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करें, वाटर का लीनियर ज्योमेट्री होना चाहिए था, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, बताइए, बॉन्ड एंगल 180 होना चाहिए था। लेकिन होता कितना है इसका होता है 104.5, ठीक है ना। तो ये होता है, इसका ऑब्जर्व किया गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को कम करने के लिए, बॉन्ड एंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ज्योमेट्री को क्लियर तरीके से बताने के लिए हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। तो आपको जैसे अभी मैंने CH4 का मिक्सिंग करके वो पूरा दिखाया, ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको नोट करिए। तो अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कंडीशंस के, कुछ कंडीशंस होती हैं उनको देखना पड़ता है, उसके बाद उनके फीचर्स को हम देखेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसको बस समझना है आपको, इसको बहुत ज़्यादा रिमाइंड नहीं करने की ज़रूरत है। तो आप पॉइंट वाइज लिखना चाहें, जिसमें मैं रेड मार्क करूँ तो आप लिख सकते हो, ठीक है, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। पहले कंडीशन अगर हाइब्रिडाइजेशन की बोले जाए तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल आर हाइब्रिडाइज। तो इसमें जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज होते हैं जिनको जरूरत होती है। द ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जैसे अभी हमने CH4 का लिया था तो हमने 2p और 2s को लिया था, मतलब सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी थी। हम 1s को लेके नहीं चल रहे थे, तो 2 या 3 तो n का मतलब आप जानते हो ना, ये n होता है ns, तो हमने 2s लिया और 2p लिया, तो इनकी एनर्जी जो होगी सिमिलर ऑलमोस्ट होनी चाहिए, वही हाइब्रिडाइज में पार्टिसिपेशन करते हैं। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रमोशन नहीं भी हो रहा तो भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। फिर फील्ड ऑर्बिटल कैन ऑल्सो टेक पार्ट। तो फील्ड ऑर्बिटल बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था उसका, मीथेन का ही लिया था, तो याद होगा इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और इसमें फुल्ड था, तो फुल्ड वाला यहाँ आके बन गया था, तो उसने भी तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही किया था ना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। अब फीचर्स की बात करें तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गेटिंग हाइब्रिडाइज। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं, कोई वो नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी। बिल्कुल यही तो मेन चीज़ है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन द बॉन्डिंग फॉर्मेशन।
इसीलिए तो हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। हाइब्रिड होता है ना, इक्वल एनर्जी हो जाती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में आसानी होती है और बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है। ठीक है ना। आप देखो ना, जब दो, जैसे मान लो दो लोगों की शादी हो रही है, अब दोनों सेम कंपेटेबिलिटी के हैं, मान लो, अब जैसे क्या है, जो IITian होता है तो सोचता है मेरी वाइफ भी IITian हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर कोई लड़की है, मॉडल है या कोई भी है उससे शादी कर लेगा, नहीं भाई, वो अपने जैसा ही ढूंढने की कोशिश करता है ना, अपनी कंपेटेबिलिटी से। डॉक्टर को उससे ज़्यादा ही करता है। तो यही चीज़ें हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन शेप इन फिक्स डायरेक्शन। तो एक फिक्स डायरेक्शन में क्या है, जिधर भी हाइब्रिड होगा उसका फिक्स डायरेक्शन होगा, सो एज टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये फिक्स डायरेक्शन में क्यों स्पेस में होते हैं, ताकि ये रिपल्शन को मिनिमाइज कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड में क्लाउड में, तो वहाँ से रिपल्शन कम हो, इसलिए इनकी फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। तो अब अलग अलग एटम्स के हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बताई थी, लेकिन फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कैसे ट्रिक पहचानोगे। ठीक है ना, मतलब किसी भी ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानोगे। अगर दो एटम्स हैं तो वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3 के लिए sp2 होगी, 4 के लिए sp3 होगी, 5 के लिए sp3d होगी, 6 के लिए sp3d2 होगी और आपका 7 के लिए sp3d3 होगी। इससे ज़्यादा कहीं नहीं होता। IF7 का एग्जाम्पल आपको मालूम है ना, IF7 होता है। अब बात करते हैं कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बहुत पूछा जाता है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैरेक्टर। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कैसे निकाला जाता है, बहुत 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 ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैसे इसका फॉर्मूला होता है। अब कैसे होता है देखो भाई, अब sp में क्या होता है, sp जब ऑर्बिटल जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसमें 1s और एक 1p होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से होगा, एक s और एक p, तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से बनेगा, यानी कि ये ऐसा बनेगा। तो परसेंटेज s कैरेक्टर कैसे निकालना होता है, कैरेक्टर आपका निकलेगा कैसे, 1/2 इसको करोगे इंटू 100। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 50%। बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से है। और लीनियर होता है, जैसे इसमें sp में क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, 180 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल हम लोग BeH2 ले सकते हैं। BeH2 में देखो बेरिलियम है, रुको ब्लू से यूज कर ले। बेरिलियम में क्या होता है, 4 नंबर पे होता है, 1s2 2s2। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, ये 1s और फिर 2p 0 होगा। ठीक है ना आपका, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से अपना 2s का इलेक्ट्रॉन, ये 2 हैं ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, ये इधर को शिफ्ट कर देगा। तो ये तो 2s और 2p, तो यहाँ पे क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और यहाँ पे b हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा इस तरह से। और ये कैसा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp के लिए क्या होता है, लीनियर होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ पे आपकी क्या होगी, एक s और एक p है, तो यहाँ पे 2 के लिए आप जानते ही हो, जब 2 ऑर्बिटल होंगे तो आपको sp रखना है। क्लियर हो गया। अब हम दूसरे तरह से आते हैं, sp2 में क्या होगा। अब उसका परसेंटेज sp2 का कैसे निकालेंगे, तो sp2 का हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। sp2, अब sp2 में हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जैसे BH3 का। BH3 में आप देखोगे बोरॉन है, बोरॉन आपका 5 नंबर पे होता है, तो 1s2 2p3 है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, नहीं 1s2 सॉरी 2s2 तो लिखने, 2s2 2p1। ठीक है ना, अब ये ग्राउंड स्टेट पे क्या है, ये 2s का ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट पे और ये एक 2p का है। अब इसका तो कोई काम नहीं, क्योंकि हम लोग सेम एनर्जी लेवल लेते हैं ना। एक्साइटेड स्टेट में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 2px और 2py के ऑर्बिटल, यानी कि 2p के ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं और एक s का। तो जब 2s का मतलब ऐसे लिख दे, ये s का और यहाँ पे 2p के जो यूज हो रहे हैं, तो ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp2
ठीक है। अब इसी वजह से आप जानते हो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, इस तरह से इसकी ज्योमेट्री इस तरह से बनती है, ठीक है ना, 120 डिग्री। तो इसको क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, sp2 के लिए याद रखना, हम लोग जब एल्कीन पढ़ेंगे तब भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा कैसा, ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 इंटू 100, क्योंकि 1/3 है ना, तो 1/3 जब करोगे तो आपका 33.33% आएगा, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग पहुँचते हैं आगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे sp3 की। तो sp3 में तो CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेस्ट मुझे लगता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ। परसेंटेज ऑफ पी, देखो एस, यहाँ पे एस पी का करेक्टर बढ़ता जा रहा है ना, तो ये एस का करेक्टर कम हो रहा है। पी का निकालोगे तो 100 में से -33.33 माइनस कर देना, तो तुम्हारा 75%, मतलब ऐसा आ जाएगा कुछ, देख लेना, ठीक है ना। चलो 75 नहीं आएगा, 75 तो sp3 में आएगा, थोड़ा और कम में आओ, ठीक है ना। वो p का बता रहे, मतलब अब आप खुद देखो ना, sp2 p के ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं, s के कम होते रहे, s करेक्टर कम होता जाएगा ना, तो sp में 50% होता है, 50s 50p, ठीक है। फिर sp2 में क्या होता है, s करेक्टर 33.33 होता है, तो उसमें से 100 माइनस करोगे तो जो भी आएगा 60 समथिंग जो भी आएगा वो तुम्हारा p करेक्टर होगा। और जब तुम्हारा sp3 करेक्टर, तो sp3 में बहुत बढ़ जाएगा, तो p करेक्टर 75% हो जाता है, और ये 1/4 बचता है ना, तो ये 25% हो जाता है s करेक्टर, ठीक है ना। तो sp3 के लिए हम लोग देखते हैं, sp3 में हम लोग CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, बार बार वही बताना पड़ रहा है, चलो ठीक है। 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना, 1 2, और यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 3 p के ऑर्बिटल आएंगे और 1 s का, ठीक है ना, और ये p p p और ये 2s। तो यहाँ पे कैसी मिक्सिंग हो रही है, sp3, कैसे, यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकाल सकते हो, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, बाकी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसा होगा, एस कैरेक्टर की बात करें तो 1/4 इंटू 100 कितना आएगा, 25%। और अगर आपको पी कैरेक्टर की परसेंटेज निकालनी तो भैया वो तो बढ़ गया है ना, इधर मेरी बात समझना, 100 में से 25 माइनस करोगे 75% पी कैरेक्टर आएगा। वैसे जनरली आपसे एस कैरेक्टर पूछा जाता है, बहुत 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 पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। क्लियर हो गया। अब क्या मैं sp3d का भी बता दूं, अगर आप लोग कहो तो sp3d का भी बता देती हूँ, जैसा कहिए आप। pCl5 बता दूं, चलो बता देती हूँ, ठीक है ना, उसके बाद आप बाकी की तो कर लोगे ना। sp3d में हम लोग pCl5 का लेते हैं। sp3d में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं pCl5 का। फास्फोरस आप जानते हो 15 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो कितना आएगा, ब्लू मार्कर उठा लो ना, तो सब कहेंगे ब्लैक ब्लैक ब्लैक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, सही है। 6 4 10 10 11 12 13 14, नहीं ज़्यादा हो रहा है, हाँ 13 14 15, ठीक है ना, 15 हो गया। चलो अब यहाँ से 3s का ऑर्बिटल लेंगे ग्राउंड स्टेट में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या करेंगे 1 2 3 इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये 3p है, अब इसके आगे d वाला ऑर्बिटल आएगा, ठीक है ना, याद रखना इसके बाद d आता है, तो ये जो 3d है, ठीक है, सॉरी, क्योंकि इसके बाद d ही आएगा ना, वो 4s की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसके बाद 3d आता है ना, ठीक है ना, वो लॉ पढ़े ना तुमने अगर, तो पता होगा रूल्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा एक्साइटेड स्टेट में, तो अब जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। 3p, देखो एनर्जी सेम है, 3 वाले ही ले रहे हैं ना, 4 नहीं ले सकते, 4s की तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, हम लोग को इक्विवेलेंट एनर्जी लेनी होती है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो 3d, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो pCl5 का क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ फिल होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा,
और एक यहाँ होगा, टोटल 5 हो गए। तो कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हुए, s p3 और एक d। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना। अब इसमें परसेंटेज नहीं निकालनी है, इस करेक्टर बस वहीं तक पूछा जाता है, ठीक है ना, अब उससे ज़्यादा नहीं कुछ। अब यहाँ पे क्योंकि d आ गया ना, तो अब यहाँ पे नहीं पूछना है, फिर वो कहानी बहुत अलग है, इसमें पूछा ही नहीं जाता, कभी भी नहीं पूछा जाता। अब यहाँ पे p5 का, चलो इसका क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो p का एक ऑर्बिटल इधर रख दो, एक इधर रख दो, एक इधर रख दो, एक इधर रख दो और एक इधर रख दो, ठीक है ना, Cl 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 Cl। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप कर लोगे इस तरह से। अब आप sp3d का भी कर सकते हो, d2 का भी कर सकते हो, sf6 का ले लेना, ठीक है ना। sf6 का आप एग्जाम्पल लोगे, sp3d2, तो उसमें सल्फर जब रखोगे तो सल्फर में यहाँ पे एक भरा हुआ उधर होगा, ठीक है ना। तो आपको मतलब इधर शिफ्ट करना होगा, इधर एक एक्स्ट्रा होगा, वो एक शिफ्ट होगा, और एक इधर एक एक्स्ट्रा होगा, वो शिफ्ट होगा। तो इस तरह से तो कर लोगे ना भाई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताना पड़ेगा, बता दें। चलो भैया बता ही देते हैं, नहीं तो तुम लोग रोने लगोगे। देखो सल्फर 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, देखो सेम ही ऑर्बिटल लेना, तो हम लोग यही वाला लेंगे, ठीक है। 3s का ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 और एक 4 भर दिए, 3p का। अब 3d लोगे, 4s मत ले लेना, दिमाग ना ज़्यादा लगाना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी हमसे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है। अब यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ये एक इधर आएगा और एक ये इधर फेल होगा। रीज़न ये है कि हर ऑर्बिटल में मतलब इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से एक दिखेगा, इसके पास भी इस तरह से अनफिल्ड होंगे, और यहाँ पे एक एक शेल में जो है आपका फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये S ये P, तो यहाँ पे क्या है, SF6 से एक F इधर, 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 एक F इधर। तो ये क्या हो गया, SF sp3 और d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब कर लोगे। अब आखिरी वाला होमवर्क है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है, IF7 का एग्जाम्पल लेना, इसमें 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, यहाँ D में मतलब यूज हो जाएंगे। तो बस अब इसको कर लेना, कर लोगे ना। अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब बात करते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ने किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से O2 का जो बिहेवियर और बॉन्ड लेंथ को लेके नहीं बता पाया था। बॉन्ड एंगल बता दिया था लेकिन बॉन्ड लेंथ को नहीं बता पाया था, और O2 के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं बता पाया था कि पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं इंट्रोड्यूस हो पाई थी। तो अब बात करते हैं बल्ले बल्ले शावा शावा, सबसे लास्ट टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट और मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी, साथ में ही मैं दोनों अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना। डाउनलोड होने में टाइम लगता है अपलोड करने में। सो सी यू। और अगर आपको ये केमिकल बॉन्डिंग सीरीज अच्छी लगी हो तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।